कहा कि इस बजट में जोधपुर पश्चिमी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इस क्षेत्र को अशोक गहलोत के नेतृत्व की कमी खलने लगी है। इधर बीजेपी इसे समावेशी और ऐतिहासिक बजट बता रहा है। जोधपुर के संदर्भ में जो चीजें अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर जो योजनाएं जो शुरुआत हुई थी, अब उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। वर्तमान सरकार में भी काफी जोधपुर से एमएलए वगैरह बीजेपी के रहे हैं। अब उन लोगों का भी योगदान, उनको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जोधपुर की हमेशा उपेक्षा की गई है भाजपा सरकार में, और इस बार भी उपेक्षा ही की गई है जोधपुर में। ये केवल आरओबी ब्रिज देने के बाद केवल कुछ भी नहीं दिया गया है। हम किस तरीके से कैंसर इंस्टीट्यूट को हम आगे बढ़ाएंगे। बाड़मेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आरोपियों का पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों पर पुलिस एक्शन भी लेगी। तो आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ पैदा हो सके, उसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अपराधियों को पैदल ही ले जाया गया। पैदल मार्च निकालते हुए ये संदेश दिया गया कि अपराधी कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना बन जाए, अपराध कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीर देखिए किस तरीके से दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया। पैदल ले जाते हुए उनका मार्च निकाला गया और जो आसपास लोग रहे वो ये तस्वीर भी देखते रहे और आमजन में विश्वास पैदा हो सके, ये कोशिश पुलिस की ओर से की गई। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में अस्पताल, स्कूल खोलने के लिए जनसंख्या के मापदंडों पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने कृपलानी के सवाल के जवाब में कहा, निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया जाना विचाराधीन नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वो शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो इसके बारे में सीरियसली तो सरकार के बारे में क्या विचार करती है। हम स्कूल खुलाने जाए तो आपके तो संख्या इतनी होनी चाहिए बच्चों की। हम अगर सड़क बनाने जाए तो 2000 की आबादी होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल खोलने जाए तो इतनी आबादी होनी चाहिए। तो जितना हमारी ऑक्यूपेंसी हम कम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं, तो आप शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो क्या मंत्री महोदय जनसंख्या जहाँ नियंत्रण कर रहे हैं वहां खोलने का विचार है कि नहीं है। और अब बात सदन में हुए हंगामे की करेंगे, जिसे लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहा। अब इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है। दिलावर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया और हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं। यही कारण है कि आदिवासियों के बहाने कांग्रेस भटका रही है। देखो, इस देश में रहने वाले लोगों का अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा कांग्रेस ने कि हिंदू समाज से लोग हिंसक हैं और एक झूठे हैं। वो बातें हमने उठा दें, इसलिए अब प्रेशर कर रहे हैं ताकि हम कोई बात न कहें। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं, माफ़ी नहीं मांग सकता मैं, और ये निर्णय माफ़ी मांगूंगा नहीं मांगूंगा, ये मेरे नेता करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे, और जो भी फिर वो निर्णय करेंगे वो सब तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत झोलाछाप डॉक्टर और अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमार की कार्रवाई की। इस दौरान करीब 3 मेडिकल स्टोर को सीज किया गया, जबकि एक झोलाछाप डॉक्टर पर एक्शन हुआ।
बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीकानेर के खाजूवाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गौर मेडिकल स्टोर, आदर्श मेडिकल स्टोर और सुरेंद्र कुमार नाम के एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी की। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सरकार के राज्य सरकार के आदेशानुसार हम लोग हमारे सीनियर साहब ने ब्लैक थंडर ऑपरेशन चालू किया, जिसमें तहसीलदार और खंड चिकित्सा अधिकारी, डीआई और एक थाने के अधिकारी को लेके कार्रवाई करने के आदेश हैं। जो भी झोला साहब जितने भी बैठे हैं उनसे एक बार कार्रवाई करने के आदेश किए, तो उनके अनुसार हम आए हैं। तो यहाँ देखा बाहर मेडिकल चल रहा है और पीछे अस्पताल चला रखा है। 6 बेड लगाए हुए हैं जिन पे मरीज लेते हुए, तो ये बहुत गलत है। और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है मेडिकल का, देखा तो डीआई देखा तो मेडिकल का लाइसेंस भी नहीं है, खुद बैठे हुए हैं। तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। सीएससी खाजूवाला प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर, ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार और बीएचएस मदन लाल की टीम ने भगत सिंह चौक के पीछे गौर मेडिकल स्टोर में चलाए जा रहे अस्थायी हॉस्पिटल पर छापेमारी की, जहां 5 बेड लगे हुए मिले। मौके पर 3 मरीज भी थे। विभाग ने मेडिकल स्टोर बंद कराकर लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं आदर्श मेडिकल स्टोर पर 3 बेड लगे हुए मिले और मरीजों की ड्रिप, सिरिंज और दवाई मिली है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर वाले उसे बंद कर फरार हो गए। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। उधर अलवर के अकबरपुर इलाके के सौदानपुरा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर पर महिला को ब्रेन वॉश कर लव जिहाद में फंसाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुस्लिम झोला छाप डॉक्टर शादीशुदा होने के बावजूद लव जिहाद करता है। महिला को झांसे में लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसे लेकर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की गिरफ्त में आए झोला छाप डॉक्टर की जांच अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। आज हम यहाँ पे पुलिस आई है, इसने जो दुकान खोली हुई है इसके भाई बिगर लाइसेंस के यहाँ चला रहा है फर्जी तरीके से। तो हमने ब्लॉक सीएम के साथ यहाँ आए और पुलिस आई जिसकी रेड कराई है। आज इसकी जांच करा रहे हैं भाई पूरी की सही है या गलत है। जो लोगों में ऐसा बिल्कुल लूटने का काम कर रहा है, तो लोगों के घर परिवार भी बर्बाद कर रहा है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई है कि ये अवैध रूप से क्लिनिक चलाता है और जो अन्य जो द्वितीय कोई मालियों के परिवार से हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये बदमाशी भी कर सकता है, जिसकी शंका है हमें। गलत तरीके से मेडिकल चलाने के बाद में सूचना पर डीसीएमओ साहब को सूचित किया गया है। मौके पे आए, विधिक कार्रवाई जो भी है ड्रग इंस्पेक्टर साहब को बुलाई जा करके की जाएगी। उधर अलवर जिले के चांदोली गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत उस जमीन को बेच दिया गया। इसके बाद मालिक की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें जमीन 7 भाई बहनों के हिस्से में आनी थी, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तस्वीर है चंदू उर्फ चंदूलाल की। तकरीबन 8 साल पहले 85 साल की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन कागजों में ये अभी भी जिंदा हैं। तकरीबन 11 दिन पहले इनके हिस्से की 4.25 बीघा जमीन बेच दी गई और बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि चंदू ही था। अब आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति मर चुका है वो आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि 1 जुलाई को अलवर के हजूरी गेट का रहने वाला चंदू नाम के शख्स ने उनके पिता की जमीन फर्जी तरीके से अलवर के हजूरी गेट में रहने वाले चंद्र प्रकाश को बेच दी। मेरे पिताजी की जमीन के लिए मैं यहाँ तहसील में आया था, उनका मतलब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए। तो यहाँ आके मेरे को पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से कोई फर्जीवाड़े में जमीन भी हो गया। मेरे पिताजी को मेरे 8 साल हो गए। कोई जिंदा होके अच्छा जवान लड़का मेरे पिताजी के जगह फोटो लगा रखा है। और उस टाइम, अब उनकी टाइम करीबन नहीं तो 90 साल होगी, 70 साल तो मेरी उम्र है, उनका मैं बड़ा लड़का हूँ।
चांदोली गांव में रहने वाला चंदूलाल का परिवार अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा। 7 बहन भाइयों के हिस्से में आने वाली जमीन को फर्जी तरीके से भूमाफिया और अधिकारियों की मिली भगत से बेच दिया गया। इतना ही नहीं, जिस शख्स ने चंदू बनकर चंदूलाल की जमीन को बेचा वो उम्र में भी काफी कम है। परिवार का आरोप है कि उनके पिता दस्तखत भी नहीं करते थे, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री में आरोपी ने दस्तखत किए हैं। हमने यहाँ पर आके दस्तावेज चेक किए तो उसमें वो जमीन इसका पिताजी के नाम से बेचैन हो चुका आज से करीब 8-9 दिन पहले। तो उसके बारे में फिर हमने इसकी रजिस्ट्री की नकल वगैरह निकलवाई है, चेक की है। उसमें चंदू राम नाम का एक फर्जी आदमी और फर्जी गवाह कराकर रजिस्ट्री पास कराकर और मैं रकम प्राप्त कर ली। आरोप है कि रजिस्ट्री करते वक्त अधिकारियों ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। मृतक चंदूलाल के आधार कार्ड के बिना ही जमीन को बेच दिया गया। वहीं उप पंजीयक अनिल कुमार से जब इस फर्जीवाड़े के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे अब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पीड़ित पक्ष को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी है। कि मुझे अभी जानकारी मिली है, यदि इसमें इनको लगता है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है या ये रजिस्ट्री गलत हुई है तो उनको पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। हमारे स्तर पे हमने जो भी स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से जो एक्ट है उसके हिसाब से काम किया। 8 साल पहले जिस शख्स की मौत हो चुकी हो उसकी जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया गया। अब अधिकारी अलग ही दलील दे रहे, लेकिन जिस तरह से एक परिवार अपनी जमीन के लिए भटक रहा उससे सिस्टम में जमा भ्रष्टाचार साफ तौर पर सामने आ चुका है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे ईडी के एंट्री की। रीट पेपर लीक मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की धमाकेदार एंट्री हुई है। ईडी ने पेपर लीक गैंग के मुख्य सरगना प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे देर रात ईडी स्पेशल कोर्ट के जज के घर पेश कर 3 दिन की रिमांड पर भी ले चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आरोपी से रीट पेपर लीक प्रकरण में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रदीप पराशर द्वारा शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट परीक्षा का पेपर लीक किया गया। आरोपी ने यह पेपर तत्कालीन आरपीएसपी से चेयरमैन धर्मपाल जारोली के नजदीकी राम कृपाल मीणा के जरिए लीक किया था। पेपर लीक प्रकरण के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने रीट पेपर लीक प्रकरण पर शिकंजा कसा है। रीट पेपर प्रकरण में अब ईडी ने प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार किया है। प्रदीप पाराशर वो शख्स है जिसने शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से रीट का पेपर निकाला था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जो भर्ती एजेंसी है उसने प्रदीप पाराशर को जिला संयोजक नियुक्त किया था ताकि जो परीक्षाएं हैं वो सही तरीके से आयोजित की जा सकें, लेकिन प्रदीप पाराशर ने राम कृपाल मीणा जो कि डीपी जारौली का खास आदमी बताया जा रहा है उसके साथ मिलकर के और रीट परीक्षा का पेपर लीक किया था। एसओजी की जांच में तथ्य खुलासा हुआ था कि पूर्व मंत्री के करीबी रहे प्रदीप पाराशर ने यह पेपर राम कृपाल मीणा के जरिए उदयराम बिश्नोई को बेचा और बाजार में बहुत मोटी रकम इस पेपर के जरिए कमाई की गई। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में एंट्री की है। रीट पेपर लीक प्रकरण में ये ईडी की पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में पहले एसओजी 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अभी भी इस प्रकरण में कई लोगों की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है। ये पहली बार है जब रीट पेपर लीक प्रकरण में प्रदीप पाराशर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब बड़े मगरमच्छ जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, रीट पेपर लीक प्रकरण में शामिल थे, वहां तक ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि प्रदीप पाराशर ने जो पेपर लीक किया था उसमें राम कृपाल मीणा के साथ साथ उदयराम बिश्नोई भी संलिप्त हैं और इन्होंने भारी पैसा लेकर के ये पेपर
आउट किया था और इस पैसे को उन्होंने अपने बैंक खातों में भी सीज किया था। चूंकि एसओजी पहले कार्रवाई करते हुए रामकृपाल मीणा की जो संपत्तियां हैं और कॉलेज हैं उनको ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होना बाकी है। ईडी ने अब कार्रवाई शुरू की है। निश्चित तौर पर अब इसका अंजाम बड़ा होगा और बड़े मगरमच्छ अब कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सवाई माधोपुर में बारिश को देखते हुए नालों की सफाई की गई, लेकिन कचरा और कीचड़ नहीं उठाया गया। इसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश के बाद कचरा एक बार फिर से नालियों में वापस जा रहा है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा कराई जा रही सफाई बेजा साबित हो रही है। नालियों के चारों तरफ कूड़े और कचरे का ढेर इन दिनों सवाई माधोपुर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। लोगों का आरोप है कि या तो नालियों की सफाई होती नहीं है, अगर होती भी है तो नगर परिषद के लोग कचरा उठाने आते ही नहीं। नालियों के चारों तरफ फैले कचरे से बदबू आती है और कई बार इलाके के लोग उसी कचरे पर अपना कचरा भी डाल देते हैं। पास में कचरा डालते हैं, हम लेके नहीं जाते। नगर पालिका वाले आते हैं ना तो लेके नहीं जाते। मोहल्ले की औरतें पूरे कोई क्या पटकते गंदी वाड़ा रखते हैं यहाँ पे। नालों की सफाई के बाद जिला मुख्यालय पर जगह जगह कचरे का ढेर है। कचरा नहीं उठने से हर तरफ गंदगी का अंबार है। नालों की सफाई के बाद समय पर कचरा नहीं उठाने के चलते बारिश के बाद कचरा फिर से नाली में चला जाता है। परेशानी यही है, इन्होंने के कचरा हो रहा है चारों तरफ ही। अब ये बरसात आने के बाद में तो इन्होंने टेंडर पास किया है। टेंडर पास करने के बाद कोई काम हो रहा नहीं है। नालियों का कचरा निकालते हैं, वहीं रख देते हैं वापस, और वो वापस नालियों में जा रहा है, जिससे नालियाँ जाम हो रही है, गंदगी हो रही है। सवाई माधोपुर नगर परिषद के जरिए मानसून के सीजन में शहर में जल भराव न हो, इसे देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के नालों की सफाई के लिए 60 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए। टेंडर जारी होने के बाद नगर परिषद द्वारा शहर के नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई तो की जा रही, पर नालों से निकलने वाले कचरे को नालों के पास ही छोड़ दिया जा रहा है। परेशानी यही है कि वार्ड के अंदर पूरी गंदगी हो रही है। चारों तरफ देखो, आपके सामने गंदगी नजर आ रही होगी और पूरी नालियाँ भरी पड़ी है और नालियाँ साफ होती नहीं है। पहले नगर परिषद ने पहले तो सफाई करी नहीं, अब बारिश आने की वजह से टाइम पे टेंडर पास किए हैं तो अभी इनकी सफाई करके कचरा बाहर ही पटक देते हैं, ताकि बारिश आती है तो बारिश के साथ वापस कचरा नाली में चला जाता है। आरोप है कि सवाई माधोपुर नगर परिषद ने नालों की सफाई को लेकर टेंडर देरी से जारी किए। बारिश होने के बाद टेंडर जारी करने से एक तो नालों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई, दूसरा कचरा समय पर नहीं उठाने से आम लोगों को परेशानी हुई। इसके लिए देखिए, जहाँ पानी बन रहा है वहाँ से पानी निकलवा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी मिट्टी मोरम वगैरह डलवाने की जरूरत पड़ रही है वो डलवाए। तो ऐसा है, सभी जो छोटी नालियाँ हैं, जो ब्लॉक है, उनकी भी इस बार सफाई कर रही है। बारिश के दौरान शहर के नालों की सफाई को लेकर नगर परिषद द्वारा तकरीबन 60 लाख रुपए खर्च किए गए, पर समय पर कचरा नहीं उठने से नगर परिषद का नालों की सफाई का काम महज खानापूर्ति ही रह गया। ऐसे में नगर परिषद को चाहिए कि नालों की सफाई के साथ साथ नालों से निकलने वाले कचरे को समय पर और साथ के साथ उठाया जाए, ताकि शहर में जगह जगह कचरे के ढेर न लग सके। सवाई माधोपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की। देश में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत से जुड़ चुके हैं। इसमें युवा वर्ग की तादाद सबसे ज्यादा है। राजसमंद के आमेट में एक युवक ऑनलाइन गेम के चक्कर में 70,000 रुपए गवा बैठा और अंत में हारकर इसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि मां बाप के खाते के पैसों को उसने गेम में लगा दिया था। युवक ने डर के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और अब बात टंकी पर प्रदर्शन की। प्रदेश के अलग अलग शहरों से टंकी पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। पहली तस्वीर बीकानेर की, जहां एनएसयूआई के छात्र
छात्र संघ चुनाव के मांग को लेकर टंकी पर चढ़े नजर आ रहे हैं। यहां 2 छात्र कॉलेज की टंकी पर चढ़ गए, जबकि दूसरी तस्वीर कोटपुतली के बहरोड से है, जहां 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां 4 छात्र टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से लौटते ही बजट को लेकर मंथन किया। पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सीईओ भी मौजूद रहे। बजट को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।